हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो है पीएफ, ग्रेजुइटी, ईएसआई एंड बोनस से रिलेटेड। आप सबको दोस्तों, जब भी आपने सर्च किया होगा आपके पे स्लिप के बारे में, आपने पे स्लिप आपका अगर देखा होगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिडक्शंस पे स्लिप में आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका पीएफ का रहता है, ईएसआई का रहता है ना। तो वो डिडक्शन क्यों होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सिंपल तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना अमाउंट आपको पीएफ का मिलता है, ग्रेजुइटी का मिलता है, कितना आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, ग्रेजुइटी कितने साल बाद आपको मिलती है, ग्रेजुइटी क्यों, क्या कैलकुलेशन रहने वाली है उसकी, ईएसआई का क्या कैलकुलेशन रहता है, क्या बेनिफिट है ईएसआई के, साथ ही साथ बोनस आपको कब मिलता है और कितना परसेंटेज बोनस अलाउड है, उसके बारे में आज हम बहुत सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें आपको कैलकुलेशन के बारे में हम आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नो योर सैलरी नो योर राइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या सैलरी आ रही है। देखिए, हमेशा ग्रॉस सैलरी और टेक होम सैलरी में डिफरेंस रहता है। ग्रॉस सैलरी आपके ओवरऑल सैलरी कितनी बनती है वो रहता है, प्लस आपका उसमें आपके जो डिडक्शन रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स का डिडक्शन हो गया, आपका पीएफ का डिडक्शन हो गया, या और भी कुछ डिडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं, वो होने के बाद जो सैलरी आपकी बनती है उसको हम बोलते हैं टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने सैलरी स्लिप एक बार, अगर आप अभी आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी स्लिप है तो एक बार देखिए कि सैलरी स्लिप में बहुत सारे डिडक्शन राइट हैंड में आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट हैंड में आपको ग्रॉस सैलरी दिखाई देगा, राइट हैंड में आपको डिडक्शन दिखाई देगा, और आपको नीचे माइनस करके टेक होम सैलरी आपको अलाउ किया जाएगा। इसमें क्या है, बहुत सारे डिडक्शन ऐसे होते हैं जो आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे आपके पीएफ का हो गया। ठीक है। ग्रेजुइटी का कोई डिडक्शन नहीं होता है, ग्रेजुइटी एक एम्प्लॉय की तरफ से दी जाती है। ईएसआई का डिडक्शन होता है आपका, और पीएफ का डिडक्शन होता है। साथ ही साथ आपको अगर इनकम टैक्स के स्लैब से अगर आपका सैलरी, बेसिक सैलरी या आपको टोटल सैलरी ज़्यादा है तो वो भी डिडक्शन आपका होता है। तो इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टैक्स जैसे प्रोफेशनल टैक्स हो गया, या फर्दर जो भी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू डिडक्शन होते हैं वो सब रहेगा। तो ये सब आपका आता है डिडक्शन वाले पार्ट में। लेकिन हम बात करने वाले ऐसे डिडक्शन जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, या आपकी जब आप जॉब छोड़ते हैं तब भी आपके साथ में आपको मिलता है। आज हम उन डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीएफ के बारे में आपने सुना होगा। तो पीएफ जो मैनेज करता है दोस्तों, वो ईपीएफओ एक गवर्नमेंट की संस्था है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी किसी कंपनी में खुद के ट्रस्ट होते हैं, तो वो ईपीएफओ से अप्रूवल ले लेते हैं कि, और वो खुद ही अपने ट्रस्ट में मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो ईपीएफओ से बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर पाते हैं। इसीलिए ईपीएफओ उनको परमिशन देता है कि आप अपने डिडक्शन खुद से करें और अपना इंटरेस्ट रेट भी हायर साइड। तो वो क्या करते हैं, वो ईपीएफओ से मिनिमम, ईपीएफओ जितना इंटरेस्ट रेट देता है उससे ज़्यादा ही आपको ऑफर करते हैं, लेकिन उससे कम वो नहीं दे सकते। तो ये कुछ ये ट्रस्ट रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे जितनी पीएसयूज हो गई मोस्टली, या आपके बड़ी बड़ी टाटा या इन्फोसिस या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, सबके खुद के ट्रस्ट रहते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं। अदरवाइज कोई छोटी कंपनी है तो वहाँ पे जो आपका पीएफ का अमाउंट है वो ईपीएफओ मैनेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लैरिटी आ गया। दूसरी बात, कितना इसमें आप डिडक्शन करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं बेसिकली। तो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी जो रहेगा वो इसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं। 12% ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जो आपकी सैलरी स्लिप में दिखाई नहीं देता है, बट वो आपके कॉस्ट टू कंपनी, जब आप सीटीसी की बात करते हैं तो उसमें ये वाला अमाउंट दिखाई देता है, बट ग्रॉस में नहीं दिखाई देगा। तो जब हम बात करेंगे कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी बोलते हैं हम इसको, सीटीसी में ये वाला कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। लेकिन आप जब ग्रॉस सैलरी आपका देखेंगे तो उसमें आपको ये कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि ये ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं होता है, ये सीटीसी का पार्ट होता है। लेकिन एम्प्लॉयर भी 12% अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ये मैनेज कौन करता है, ईपीएफओ मैनेज करता है, या फिर अगर किसी भी संस्था को उनका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के थ्रू मैनेज कर रहा है तो ट्रस्ट मैनेज करता है, जो आपको ईपीएफओ से बेटर रेट ऑफर करता है, इंटरेस्ट रेट आपको देता है इस पर। ठीक है। अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट जो ईपीएफओ ने ऑफर किया है लास्ट ईयर, वो
8.25 है। तो आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में है उस पर आपको 8.25 का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपके एफडी से, आरडी से, सेविंग से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ ही साथ लोग वीपीएफ के तरीके से भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आप ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे पीएफ की कैलकुलेशन की जाती है, कैसे पीएफ आपके अकाउंट में ऐड किया जाता है और कैसे आप उसको आगे चल के आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट उसके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझते हैं कि पीएफ, आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक यूएएन नंबर हर किसी का जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये हर किसी के पास रहता है। आप चाहे अपने एम्प्लॉयर से लेके यूएएन नंबर लेके ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल में जाके उसको लॉगिन करके आपकी ईपीएफ की पासबुक भी चेक कर सकते हैं कि हर महीने कितना कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी तक आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन उसमें बचा हुआ है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ईपीएफओ का जो मेंबर पोर्टल है। एक होगा एम्प्लॉयर पोर्टल, उसमें नहीं जाना है, आपको जाना है ईपीएफओ मेंबर पोर्टल। इसमें आपको यूएएन नंबर से लॉगिन करना है। पासवर्ड अगर आपको इन केस नहीं पता है तो आप उसको फॉरगेट करके अपने आधार कार्ड से लिंक कर आधार कार्ड पर ओटीपी जनरेट करके उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पीएफ के डिडक्शन की कैसे होता है, तो लेट से दोस्तों कि आपका 20,000 सैलरी है। ठीक है, 20,000 सैलरी है, तो 20,000 सैलरी पे आपने कितना कंट्रीब्यूशन करना है। बेसिक सैलरी की बात करें यहाँ पे, कुछ भी जैसे जो पीएफ है ना दोस्तों, उसमें बेसिक और डीए ही काम आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बोनस मिल रहा है या आपको उस दिन परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई पे मिला है या इंसेंटिव मिला है, वो कैलकुलेशन में काम नहीं आता है। तो बेसिकली आपको जो काम आने वाला है वो बेसिक और डीए, और हम यहाँ बात करें बेसिक सैलरी की। ठीक है, तो बेसिक सैलरी का 20,000 अगर आपकी है और उस पर आप 12% कंट्रीब्यूट कर 12% जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो होता है दोस्तों 2,400। साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी आपको इतना ही कंट्रीब्यूट करता है, 2,400। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 4,800। ठीक है, तो 4,800 आप मंथली आपके पीएफ अकाउंट में जा रहा है दोस्तों। तो साल का कितना होंगे दोस्तों, 57,600। और वही आपका अगर 10 साल का देखेंगे तो 5,76,000 हो गया विदाउट इंटरेस्ट रेट। इस पर आप हर साल का 8 पॉइंट, जैसे अभी जो चल रहा है वो 8.25 चल रहा है। सिमिलरली किसी टाइम कम भी रहता है, कोविड में कम था, उससे पहले 9 भी था। तो वो हर बार ईपीएफओ हर साल उसको डिक्लेयर करता है इंटरेस्ट रेट को। समझ लियो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और ये कंपाउंड ग्रोथ रहता है। तो आपको अच्छा खासा एक अमाउंट आपके रिटायरमेंट के टाइम पे ये आपको दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये डिडक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपकी सोशल सिक्योरिटी की बात जब आती है कि लेट से कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपकी जॉब चली गई है, लेकिन आपके पास 10 साल के बाद इतना पैसा अगर आपके अकाउंट में है प्लस इंटरेस्ट जो इस पर मिलेगा वो, तो आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी रहती है कि इनकेस अगर लेट से कि जॉब नहीं है कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आपके पास एक फंड है जो आप यूटिलाइज करके आपका जो खर्चे हैं मंथली उसको आप चला सकते हैं, मतलब आप अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहता है कि पीएफ, ग्रेजुटी और आपका जो ईएसआई वाला जो मेडिकल वाला पार्ट रहता है उसमें डिडक्शन होना कंपल्सरी है, सो दैट कि आपको ये पार्ट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, पीएफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन करते हैं बेसिकली, तो उसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक आपका पीएफ रहता है, ठीक है, एक आपका ईपीएस रहता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और एक आपका ईडीएलआई रहता है। तो इसमें क्या होता है, पीएफ का आप केवल जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो पीएफ में करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो पीएफ में 12% करता है, लेकिन टोटल वो करता है जो 13.16 रहता है। उसमें आपका ईपीएस में 8.33%, 3.67 इसमें रहता है और 0.5 आपका इसमें रहता है। तो 8.33 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1250
रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे मैं आपको सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो आपके सैलरी अगर 20,000 है तो 20,000 का 8.33 आप निकाल लीजिए। तो 8.33 लेट से कि आपका 10,000 रुपये आया, लेकिन 1250 रुपये ही ईपीएस में जाएगा। जो लिमिट है इसका गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, और जितना भी बाकी जो अमाउंट बचा वो सब आपके पीएफ में जाएगा। तो जब भी आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का आपका जो पीएफ का शीट में देखेंगे तो 1250 रुपये का आपको हमेशा डिफरेंस दिखाएगा। मतलब जो एम्प्लॉयर का जो अमाउंट रहेगा वो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उससे हमेशा कम रहेगा। और कितना कम रहेगा हर महीने का? 1250 रुपये। ये 1250 रुपये जो जा रहा है वो दोस्तों जाता है ईपीएस में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, ईपीएफओ आपको अगर आपने 10 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, दोस्तों मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कंटिन्यूसली 10 साल तक 10 ईयर्स तक कंट्रीब्यूशन अगर आप ईपीएस में करते हैं तो आपको 58 साल होने के बाद आपको आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और मिनिमम पेंशन जो है वो 1,000 रुपये है ना। ये पेंशन बढ़ाने की भी बात चल रही है अभी दोस्तों। मिनिमम पेंशन आपने सुप्रीम कोर्ट के अभी आदेश वगैरह आ रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। बट आपका जो मिनिमम पेंशन जो है वो 1,000 रुपये है, और वो चालू कब होगा? 58 साल के बाद, जब आप 58 साल के हो जाएंगे। और लेकिन उसकी शर्त जो है कि आपने 10 साल तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर महीने किया हो ईपीएफओ में। क्लियर है दोस्तों? है ना। 10 साल तक आप कंट्रीब्यूशन करते रहिए। मतलब आप अगर 60 साल तक भी करते रहिए, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 58 साल तक ही जाता है। उसके बाद लास्ट के 2 साल में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है, क्योंकि 60 साल हमारे यहाँ रिटायरमेंट का लिमिट रहता है दोस्तों। 60 साल के ऊपर काम करना अलाउड नहीं है किसी भी कंपनी में, या प्राइवेट जॉब में भी हैं तो भी 58 साल तक ही आपको अलाउड किया जाता है। लेकिन जो ईपीएस का जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है वो 58 साल तक ही एक्सेप्टेड है, क्योंकि ईपीएस जो 95 जो इसको हम बोलते हैं, जो 95 में आई थी, उसको 58 साल तक ही कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। ठीक है। और 58 साल होने के बाद आप इससे आपको अप्लाई करना पड़ता है पेंशन के लिए, और आपकी पेंशन चालू हो जाती है। मिनिमम पेंशन जो है वो आपकी 1,000 रुपये है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है और कितने साल तक आपने इसको कंट्रीब्यूट इसमें किया है। ठीक है। दोनों चीज़, टोटल अमाउंट कितना है और कितने साल तक कंट्रीब्यूट किया है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम पेंशन आपको 1,000 रुपये तो मिलेगा ही। ठीक है। और अब हम बात करेंगे 0.5 की। तो 0.5 ये ईडीएलआई रहता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ये बेसिकली इंश्योरेंस रहता है जो आपके इन केस अगर किसी एम्प्लॉय की डिमाइस हो जाती है तो उसमें ईपीएफओ की तरफ से एक इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो एक नॉमिनल होता है, 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपए होता है, जो अपॉन डेथ ऑफ द किसी एम्प्लॉय की हो जाती है तो ईपीएफओ उसको पे करता है, जो 0.5% आपके बेसिक सैलरी का उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। तो दोस्तों क्लियर है आपको? अब बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको और भी बेहतर तरीके से इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुटी एक तरह से रहता है गोल्डन हैंडशेक करके, इसको हम बोलते हैं लमसम पेमेंट टाइप का रहता है, थैंक यू टाइप का रहता है, जिसमें आपको क्या होता है ना, आपने जो भी सर्विस आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपने अपना बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपने 100% कंट्रीब्यूशन उस कंपनी में दिया होता है। तो एक तरीके से जब आप उस कंपनी को छोड़ते हैं या आपका रिटायरमेंट होता है तो कंपनी एज ए थैंक यू गेस्चर आपको एक ग्रेजुटी अमाउंट देती है। क्या देती है दोस्तों? ग्रेजुटी अमाउंट देती है। ठीक है। ग्रेजुटी एक लमसम पेमेंट होता है। लमसम का मतलब है एक मुश्त में आपको दिया जाता है, एक किस्त में आपको दिया जाता है, उसका एक कैलकुलेशन रहता है। ग्रेजुटी मतलब एक थैंक यू, मतलब आपने हमारे लिए इतना काम किया। जैसे मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूँ और मैंने आपको जॉब दिया हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए थैंक यू आपने अपने जीवन के जो आपके इम्पोर्टेंट साल थे, जैसे 60 साल तक आपने जॉब किया और आपने 60 साल तक आपने हमारे लिए काम किया, कंपनी को इतना बढ़ाया, ग्रो किया, अब आप रिटायर हो रहे हैं, तो एज ए गुड गेस्चर, एज ए कंपनी उसको एक लमसम पेमेंट करती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसमें बस एक शर्त क्या है कि मिनिमम 5 साल तक आपने उस संस्था के लिए काम किया होना चाहिए, तभी आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। इन केस अगर आप रिज़ाइन करते तो आपको ग्रेजुटी 5 साल तक मिल ही जाता है। ठीक है।
और अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो नॉमिनी को, अगर कोई आप डिसेबिलिटी या डेथ डिमाइस हो जाती है तो ग्रेजुटी जो है वो आपको नॉमिनी को दी जाती है। 25 लाख मैक्सिमम मिलता है और वो भी टैक्स फ्री है। अभी जो लास्ट ईयर जो इसको इन्हांस किया गया था, इसकी लिमिट को, पहले 20 लाख थी तो उसको 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया और 25 लाख जो है वो टोटल टैक्स फ्री रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे रहती है। ठीक है, आप देखिए ग्रेजुटी की बहुत सिंपल तरीके से, ग्रेजुटी बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आपके जो लास्ट जो ड्रॉन वेजेस होते हैं, मतलब सैलरी रहती है एक तरह से, मान लीजिए बेसिक और डीए इसमें भी आता है। ठीक है, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी की बात करें, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, है ना, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुटी का अमाउंट कितना रहेगा। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, देखिए 25,000 आपकी बेसिक सैलरी है तो 25,000 बेसिक सैलरी है, उसको हम डिवाइड करते हैं 26 से, क्योंकि जो महीना है उसमें संडे निकाल देते हैं, हम केवल वर्किंग डेज की बात करते हैं उसमें, लेकिन सैटरडे इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए 26 से हमेशा डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला यही है। और कि फिर उसके बाद हम रखते हैं कि आपने कितने साल तक सर्विस की, लेट से आपने 10 साल तक सर्विस की, ठीक है, 10 साल सर्विस, और इसको क्या होता है, जो सैलरी आपकी मान लीजिए 25,000 बेसिक सैलरी है, 26 से डिवाइड किया तो आपके आधे महीने की सैलरी आ जाती है, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी जो आएगा 26 से डिवाइड करेंगे तो पर डे सैलरी आ जाएगा, फिर उसको 15 दिन का सैलरी के हिसाब से, 15 दिन का सैलरी आपको मिलता है हर महीने, हर एक साल काम करने पर 15 दिन का सैलरी मिलता है। आप ये समझ लिए बस, अगर आप, और सब मिनिमम आपको 15 साल काम करना, 5 साल काम करना कंपलसरी है। ठीक है, तो 15 दिन का, मान लीजिए आपने एक साल काम किया और आपका सैलरी है, एक महीने का सैलरी आपका है लेट से कि 20,000 रुपये है, तो उसको आप देखेंगे 15 दिन का सैलरी कितना हुआ, 10,000, लेकिन वो 10,000 नहीं होता है, क्योंकि वो आप 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 30 से मान के चले कि 30 दिन मैंने काम किया तो 20,000 है, 15 दिन काम, 15 आधा दिन का सैलरी होता है, 15 दिन का सैलरी 10,000 होगा नहीं, लेकिन वो आप 26 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट थोड़ा सा 12,000 के लगभग आता है ना, तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो 25 दिन का आपका जो मंथली वेजेस है वो 25,000 रुपये है, उसको आप 26 से डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल आपने काम किया, और 15 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप अभी आप ये जो निकल रहा है ये एक दिन का सैलरी निकल रहा है, 1 डे सैलरी निकल रहा है, 1 डे ग्रेजुटी अमाउंट निकल रहा है, जो भी अमाउंट आ रहा है आपका, ठीक है, 1 डे अमाउंट, ठीक है, उसको 15 दिन का मिलता है तो 15 दिन का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, इससे करेंगे तो आपका 1,44,230, अगर आप 10 साल काम करते हैं दोस्तों, तो 10 साल काम करने पर आपको कंपनी जो देगी वो 1,44,230 रुपये आपको एज ए ग्रेजुटी आपको दिया जाएगा। ग्रेजुटी का मिनिमम जिस दिन आपने जॉब छोड़ते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको ग्रेजुटी पेमेंट करना कंपलसरी रहता है। कंपनी को चाहिए कि वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करे, अगर इससे ज़्यादा डिले करते हैं तो उनको इस पर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। इन केस अगर आपने ग्रेजुटी में इंटरेस्ट नहीं पे किया गया है तो आप कंपनी को बात कर सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया गया इस अमाउंट पे। अगर इन केस कंपनी नहीं सुनती है तो आप रीजनल रिवर कमिश्नर, जिसको हम आरएलसी बोलते हैं, वहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट के अंदर में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वो लोग केस को परस्यू करके आपको जो भी जेन्युइन जो भी चीज़ होगी वो आपको आपको वो परस्यू करेंगे, और आपको जो भी सही होगा, आपका जो भी क्लेम होगा उसको देखेंगे, और आपको जो भी होगा फाइनल उसको डिसीजन आप पे दिया जाएगा। तो इन केस अगर आपका रहता है, ऐसा जनरली होता नहीं है, मोस्टली केसेस में 30 दिन के पहले ही ग्रेजुटी अमाउंट आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 5 साल सर्विस आपका कंपलसरी है, 5 साल सर्विस आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये भी माना जाता है कि अगर आपने जैसे 5 साल और 6 महीने काम किया या 7 महीने काम किया तो ये 6 साल कन्वर्ट 6 साल माना जाएगा, क्योंकि जो आपने मिनिमम जो 6 महीने के ऊपर जितना भी रहेगा वो आपका 1 साल में काउंट किया जाता है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, होप आपको ग्रेजुटी का अमाउंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करेंगे ईएसआई की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई पॉलिसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिकल से रिलेटेड है। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन रहते हैं या रेगुलर एम्प्लॉय, अगर किसी संस्था में कोई अच्छी पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी नहीं है तो उनको कंपलसरी ईएसआई पॉलिसी लेना अनिवार्य है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, आपके लिए भी रहते हैं और आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी रहते हैं। जैसे मेडिकल बेनिफिट हो गया,
सिकनेस बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी और डेथ बेनिफिट भी इसमें आपको दिया जाता है। ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल रहता है जिनका जो बेसिक जो है वो 21,000 से कम है, मतलब 21,000 से ऊपर है उनको ये अलाउड नहीं है। उनके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन, जिसको हम WC पॉलिसी बोलते हैं, वो एम्प्लॉयर लेते हैं। ठीक है, जो उसमें आपको ESI एप्लीकेबल नहीं आता है, WC पॉलिसी रहता है। कितना कंट्रीब्यूशन ESI में करते हैं अगर आपका वेजेस जो है वो 21,000 से कम है? देखिए, वेजेस के लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए 21,000 से कम होना चाहिए आपके वेजेस, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए केवल 15,000 रुपये पे ही ESI का डिडक्शन कैलकुलेट किया जाता है ना। देखो, दो अलग अलग चीज़ें आपको समझिए कि वेजेस मतलब जैसे किसी का वेजेस मान लीजिए 18,000 रुपये है, तो वो 21,000 से कम है तो वो ESI के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो ESI की होगी वो 18 पे नहीं होगी, वो उसकी कैलकुलेशन जो होगी वो 15 पे होगी। इसका मतलब जो है कि अगर आपका 21,000 से भी कम, 21,000 से कम आपका वेजेस है तो आप एलिजिबल हैं ESI के लिए। तो और लेकिन जो कैलकुलेशन रहेगा ESI का वो 15,000 रुपये पे भी 15,000 रुपये ही होगा। अगर आपका बेसिक 15,000 से कम है, मान लीजिए 14,000 है तो 14,000 पे ही होगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो 15,000 पे ही होगा। ठीक है, ESI का। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का जो शेयर है जो आपकी सैलरी से रहता है वो 0.75 ही रहता है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 3.25 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल जो हो जाता है वो 4% हो जाता है। तो आपका, लेकिन मैंने आपको बताया कि 15,000 पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जैसे इसमें बताया गया है 0.75 का मतलब होता है आप अगर 100 रुपये कमाते हैं तो जब आपको 75 पैसे ही आपको ESI में देना है। अगर कंपनी 100 रुपये आपको देती है तो उसको 3.25 रुपये आपको देना है, ऐसा। और ये बेसिकली हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए ये एलिजिबल रहता है। तो 15,000 पे जब इसकी कैलकुलेशन होगी, तो 15,000 आपके बेस 15,000 पे कैलकुलेशन होगी, 0.75 इसको आप लेते हैं तो आपका 112 रुपये आपको 15, अगर आपका बेसिक 15,000 रुपये है तो 112 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन करना है। इतना आपका सैलरी से आप जब देखेंगे PF का, उसी के नीचे ESI का डिडक्शन भी रहता है, वो आपका डिडक्शन 112 रुपये उसमें दिखाई देगा आपको। एम्प्लॉयर जो पे करेगा वो 487 पे करेगा, लेकिन वो आपकी, चूँकि आपकी अर्निंग नहीं है या आपका रिडक्शन नहीं है, तो आपकी सैलरी स्लिप में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं आता है, ना कि PF का PF एम्प्लॉयर जो PF में कंट्रीब्यूट करेगा तो वो भी आपकी सैलरी स्लिप में आपको दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली आपको ESI का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको आपकी सैलरी स्लिप में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो टोटल 600 रुपये हो गया, 487 रुपये प्लस 50 पैसे जो एम्प्लॉयर ने मिलाया, प्लस 112 रुपये जो आपने कंट्रीब्यूट किया, टोटल 600 रुपये ये आपके फैमिली और आपकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए ESI अथॉरिटी को जाता है, जो आपको तमाम तरीके से बेनिफिट जो मैंने आपको बताए थे कि मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना कहाँ होगा, ESI का जब भी आप जब भी जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ना करते हो, आपको एक ESI का कार्ड दिया जाता है। आप किसी भी, आपने ESI के जो हॉस्पिटल होते हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, आज आप अच्छी जगह पे जितने भी मेजर सिटीज़ में आप देखेंगे ESI के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाता है। अगर लेट से कि कोई डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आपको ज़रूरत है और वो अगर ESI में नहीं है, तो वो लोग आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, और आपको जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका जो भी आपका बिल बनता है वो आप ESI पे करती है, ना कि आपको पे करना होता है। तो ESI के बहुत अच्छे बेनिफिट हैं करने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोनस की। बोनस जो है दोस्तों, हमेशा आपको बोनस दिया जाता है जब आप पूरी साल काम करते हैं, तो आपको एज ए थैंक यू आप बोल सकते हैं उसको कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बेसिस पे आपको बोनस अमाउंट दिया जाता है। बोनस आप देखेंगे तो कंपलसरी है देना, एज पर प्रोविजन, एज पर बोनस एक्ट के हिसाब से बोनस देना कंपलसरी है, चाहे वो कितना भी हो। ठीक है, अब बोनस का कैलकुलेशन क्या होता है दोस्तों, वही चीज़ है जैसे ESI का था कि 21,000 रुपये पे एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, तो ऐसे ही बोनस का भी है। अगर आप 21,000 रुपये से कम कमाते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल
होते हैं। और बोनस का अमाउंट, बोनस मिनिमम जो है वो 8.33% आपका बेसिक का, मैक्सिमम टू 20% आपको दिया जाता है। 8.33 से मानेंगे तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि आपको साल का जो 1 महीने का वेतन है वो आपको ऐसे बोनस दिया जाता है। अगर 8.33 से ज़्यादा है तो फिर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको आपकी 1 महीने की सैलरी, अगर आप 1 साल काम करते हैं और उस साल में आपने मिनिमम 80 दिन काम किया है ना, बोनस का एक है कि आपको 80 दिन मिनिमम काम करना है, तो आपको 1 महीने का सैलरी आपको 12 महीने काम करने पर दिया जाता है। ऐसी तरह से आपको आ जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। देखिए 15,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो 15 का आप 8.33% आपको हर महीने का है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 14,994 रुपये। दैट इज ऑलमोस्ट 15,000 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपको 15,000 रुपये आपको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और पेमेंट आपको कब दिया जाता है, या तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाता है या कोई त्योहार पे आपको दिया जाता है। जैसे दीपावली का त्यौहार आ गया या कोई मेजर तो फेस्टिवल आ गया, तो आपको उस समय आपको बोनस का पेमेंट किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए दोस्तों, हमने जो मेजरली हमारे जो 4 चीज़ें थी, जैसे पीएफ, ग्रेजुइटी, ईएसआई और एनुअल बोनस, इनको हमने कर लिया है। तो पीएफ आपका हो गया लॉन्ग टर्म सेविंग के हिसाब से, रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से रहता है। मंथली डिडक्शन जो हमने आपको बताए थे वो आपको सैलरी स्लिप में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका रहता है। इसमें आपको इंटरेस्ट जो उस पर जो मिलता है वो रहता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी रहता है वो भी आपकी सेविंग को डबल कर देता है। मतलब आपने जो कंट्रीब्यूट किया वो भी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये आपका पीएफ। ग्रेजुइटी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो थैंक यू टाइप का रहता है, जब आपने 5 साल मिनिमम सर्विस करते हैं तो उसके बाद छोड़ते हैं या आप रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करते हैं कंपनी को, फिर आप रिटायर होते हैं, तो आपको ऐसे थैंक यू करके आपको ग्रेजुइटी का, ऐसे लॉयल्टी करके आपको ग्रेजुइटी अमाउंट दिया जाता है। मिनिमम 5 साल की सर्विस कंपलसरी है। और ये आपका, ये अभी 20 नहीं, ये 25 लाख रुपए हो गया है। और ये आपका वन टाइम पेमेंट है और ये पूरा टैक्स फ्री रहता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ईएसआई का, जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। ये आपके मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए पर्पसली बनाया हुआ है। ये आपको कहाँ पे मिलता है, जो ईएसआई के हॉस्पिटल है वहाँ पे आप इसकी सुविधाएं ले सकते हैं। फ्री हेल्थ केयर, कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस। मतलब इसमें एक और प्रोविज़न है दोस्तों कि अगर आप इनके 3 दिन से ज़्यादा बीमार रहते हैं और ईएसआई में आप एडमिट रहते हैं, तो ईएसआई आपको 3 दिन का वेजेस आपको पे करता है। जितने दिन में, मिनिमम 3 दिन कंपलसरी है। अगर आप 1 हफ्ता भी रहते हैं तो आपको 1 हफ्ते का वेजेस मिलता है। जैसे आप कोई मंथली वेजेस, डेली वेजेस वाले हैं, आपको हर दिन काम करने का ही जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपका, अगर आप बीमार हो गए लेट से कि, तो आप बीमार हो गए तो आपको सैलरी तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप बीमार हैं। तो आप लेट से आप ना ईएसआई हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाइए। तो अगर आप 3 दिन से ज़्यादा भर्ती रहते हैं तो आपको वो लोग उतना वेजेस जो है वो आपको पे करते हैं। तो इसमें ईएसआई में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और ये आपके पास होना ही चाहिए। और एनुअल बोनस का जैसे हमने बताया कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसको प्रॉफिट आता है, प्रोडक्टिविटी आती है, तो वो आपको एनुअल बोनस आपको देती है। एनुअल बोनस फेस्टिवल के टाइम पे ही मोस्टली दिया जाता है, या कंपनी का जो परफॉर्मेंस आ जाता है उस समय आपको पे किया जाता है ना। और ये आपको एक महीने का सैलरी आपको 12 महीने काम करने का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने का सैलरी आपको 12 महीने के हिसाब, 12 महीने काम करने पर आपको मिल जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा ये जो छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से ही हमने आपको समझाया है कि पीएफ, ग्रेजुइटी, ईएसआई और बोनस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप अपनी सैलरी स्लिप में इसको जो भी डिडक्शन है वो आपको देख सकते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट है आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कैसे ये होने वाले हैं दोस्तों। सो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों, और आगे भी ऐसे हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कोई भी जो भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ वो आपका मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।